हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वनकम। बिकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एमसीक्यू विद रैशनल, एक और खूबसूरत सेशन जहां पर आज आप और हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के, पीडियाट्रिक से, साइकेट्रिक से, ओबीजी से एक मिक्स पैटर्न वाले एमसीक्यू, और जहां जानेंगे हर एक आंसर का रैशनल। तो इस सेशन को कैरी ऑन करते हैं, और सेशन को कैरी करने से पहले हमेशा की तरह जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वो है जो हम बनाते हैं। हम चाहे तो अपने आने वाली लाइफ को खूबसूरत कर सकते हैं, लग्जरियस कर सकते हैं, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। हम चाहे तो जो था हमारे पास उसको भी तबाह कर सकते हैं। तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, असली जीवन वही है जो हम अपनी मेहनत से बनाते हैं। माँ बाप ने हमें इस काबिल बनाया कि आप कुछ कर पाए, और आज हम काबिल है, अपनी काबिलियत को और स्ट्रांग बनाए, मेहनत करें। शुरुआत सपने की माँ बाप ने की थी, एक प्रोफेशनल कोर्स करवा करके। उसका एंड जो है आप और हम मिलकर करेंगे, वो बहुत खूबसूरत होगा, और वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनने के बाद। तो इसी पॉजिटिव वाइब के साथ आज का इंपॉर्टेंट सेशन कैरी ऑन करें, और सेशन का पहला एमसीक्यू मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं, और उम्मीद करूंगा कि बहुत खूबसूरत सेशन ये चले। मैंने पहला क्वेश्चन आपके सामने पुट किया, 2 बार पढ़ने की कोशिश करना। एक पेशेंट है, क्लाइंट विद सीजर हैज जर्किंग ऑफ द राइट आर्म, जर्किंग ऑफ राइट आर्म, ट्विस्टिंग ऑफ द फेस, jerking of right arm, twisting of the face, but remain alert, still conscious and aware of seizure. Seizure के बारे में भी aware है. This behavior is characteristic of which type of seizure? मैं सीजर के टाइप का एक एमसीक्यू आपसे पूछ रहा हूं। इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कौन से टाइप्स ऑफ सीजर को इंडिकेट करा, या पेशेंट कॉन्शियस है, पेशेंट अवेयर है, पेशेंट का राइट हैंड जर्क है, पेशेंट का जो फेस है वो भी ट्विस्ट हो रहा है, वो भी ट्विस्ट हो रहा है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ए लिखा है अब्सेंट सीजर, बी लिखा है कॉम्प्लेक्स पार्शियल, शुक्रिया अर्चना, सी लिखा है सिंपल पार्शियल, और डी लिखा है टॉनिक क्लोनिक। मैं कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करूंगा, पहले आप मुझे आंसर पुट करेंगे कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट है, इन चारों में से कौन सा करेक्ट है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। पुट इट राइट आंसर एवरीवन। आयुष, सीमा, वेरी गुड मॉर्निंग। इट्स ओके अर्चना पटेल। बच्चे टॉनिक क्लोनिक लिख रहे हैं, कुछ बच्चे सिंपल पार्शियल, कुछ बच्चों ने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पार्शियल लिखा है, अब्सेंस भी लिखा है। मैं कोशिश करूंगा मैं चारों को डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर पाऊं। पहले मैं आपका आंसर जानने की कोशिश करता हूं, थोड़ा हिंट देता हूं। जब ये सीजर वर्ड आता है ना बच्चों, सीजर इसको कहते हैं एबनॉर्मल, सीजर को कहते हैं एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। किसकी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बच्चों? ब्रेन की। किसकी बच्चों? ब्रेन की। दैट इज द मीनिंग ऑफ सीजर। मीनिंग ऑफ सीजर, जब आपका ब्रेन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करेगा उसको हम कहते हैं बच्चों सीजर। साथ में मैंने लिखा है जर्किंग ऑफ राइट आर्म्स। कौन सा आर्म जर्क कर रहा है? राइट आर्म जर्क कर रहा है। साथ में फेस क्या हो रहा है? ट्विस्टिंग हो रहा है। बट पेशेंट अलर्ट है, पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं हुआ, पेशेंट इज स्टिल अलर्ट। बिल्कुल अर्चना पटेल, सी, बी और सी में से ही होगा। जिन्होंने कुछ ने बी कुछ ने सी सेलेक्ट किया, मैं राइट आंसर पुट करूंगा। सुचित्रा साहू, इट्स ओके डियर। अच्छा, सी लिखा है, इट्स ओके, सी आपका करेक्ट है। सिंपल पार्शियल, सिंपल पार्शियल, सिंपल पार्शियल में
पेशेंट को सीजर के साथ में अलर्ट होता है, पेशेंट को पता होता है कि मुझे सीजर्स आए। मैं आगे ले चलूंगा आपको, कंप्लीट टॉनिक की बात करूंगा, क्लॉनिक की बात करूंगा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा। पहले आपने ये क्वेश्चन यदि अंडरस्टैंड किया है तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ले चलता हूँ सीजर के टाइप्स में। मैं लिखा टाइप्स ऑफ सीजर में सबसे पहले एक लिखा जनरलाइज सीजर। यहां पर मैंने मेंशन किया बच्चों, जनरलाइज सीजर मेंशन किया, ध्यान से देखिएगा। जनरलाइज सीजर का मतलब होता है होल ब्रेन इन्वॉल्व, और ये लगभग 30% होता है। पूरा ब्रेन जब इन्वॉल्व है, क्योंकि आपके बॉडी का राष्ट्रपति, आपकी बॉडी का राष्ट्रपति कौन है? खोपड़ी, दैट इज अ ब्रेन। जब पूरा ब्रेन इन्वॉल्व है, जब पूरा ब्रेन इन्वॉल्व है, इसका मतलब आपकी पूरी बॉडी जो है कहीं की इन्वॉल्व है, होल ब्रेन जो है आर रिस्पॉन्सिबल कैन को जनरलाइज सीजर। इसमें देखते हैं टॉनिक जिसको मैंने कहा रिजिड, क्लॉनिक जिसको कहा जर्की, और ग्रैंड माल के नाम से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब्सेंस को पैटिट माल बोल सकते हैं, अब्सेंस को पैटिट माल बोल सकते हैं। एक होता मायोक्लोनिक, देन एटोनिक और अकाइनेटिक जिसको हम ड्रॉप अटैक बोलते हैं। मैंने कुछ जनरल के अंदर पुट किया टॉनिक क्लॉनिक वी कैन कंसीडर। टॉनिक में आपकी बॉडी रिजिड होगा, क्लॉनिक में जर्किंग मूवमेंट होगा, अब्सेंस सीजर का नाम है पैटिट माल, पैटिट माल बोलते हैं, और एटोनिक और अकाइनेटिक को कभी कभी ड्रॉप अटैक बोलते हैं। अब आती है पार्शियल और लोकल सीजर। देखिए मैंने सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो पार्शियल पुट किया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो पार्शियल पुट किया है। एग्जैक्टली पार्शियल का मतलब होता है हाफ, पार्शियल का मतलब होता है हाफ। वन पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्विंग दैट अराउंड 70% ये फाइंड आउट होता है। दोनों को कंपेयर करें, जनरल और पार्शियल को, जनरल 30% होता है, पार्शियल 70% होता है। और पार्शियल का मतलब होता है लोकल, लोकल सीजर, मतलब आपका आधा ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व होगा। इसमें मैंने आपको बताया था सिंपल पार्शियल, पेशेंट कॉन्शियस होगा, पेशेंट कॉन्शियस होगा, पेशेंट इंटैक्ट होगा, बट मोटर मूवमेंट इंपेयर्ड होंगे, सेंसरी फंक्शन इंपेयर्ड होंगे। पेशेंट के कमांडिंग और इंफॉर्मेशन वाले दोनों मूवमेंट इंपेयर्ड होंगे, बट पेशेंट इज स्टिल कॉन्शियस, पेशेंट इज स्टिल कॉन्शियस। आ रहा समझ में? ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर अंकिता नंद, विश यू हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा, God bless you. You get all success in your life. Take care. तो that is a simple partial, और बाकी दूसरा कॉम्प्लेक्स है। अब जब हम सीजर की बात करें, जनरलाइज और जनरलाइज के साथ साथ मैं पार्शियल और वीकेंड से लोकल सीजर की बात करता हूं। तो जनरलाइज के अंदर मैंने टॉनिक क्लॉनिक पुट किया है, जनरलाइज मैंने अब्सेंस मायोक्लोनिक एटोनिक पुट किया है, पार्शियल में सिंपल और कॉम्प्लेक्स। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो सिंपल पार्शियल था। अब मैं आपको टॉनिक और क्लॉनिक का डिफरेंशिएशन बताना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पर्पस से। जनरलाइज सीजर इट बिगिन विद द ऑरा सेंसेशन दैट अवेयर क्लाइंट इंपेंडिंग सीजर। डेफिनेटली ऑरा जो होता है वो सीजर आने से पहले का फेज होता है, सीजर आने से पहले वाले फेज को वी कैन कंसीडर ऑरा। बट मजे की बात है टॉनिक क्लॉनिक, और टॉनिक का मैंने एक इमेज आपके सामने दिया, मैंने कहा रिजिड, एक वर्ड यूज किया था रिजिड। पेशेंट गिर जाता, फॉल टू फ्लोर, बॉडी कैसी होगी बच्चों? रिजिड होगी। इस इमेज को आप देखना, इस इमेज को आप देखना, जैसे ही पेशेंट फ्लोर पे गिरा तो उसका एक्सट्रीमिटीज जो है वो क्या हो गया बच्चों? रिजिड हो गया। देन जॉ आर क्लेंस्ड टाइटली, जबड़ा बंद हो जाता है, जबड़ा टाइटली बंद हो जाता है, जिसको कह सकते हैं कि जो आर क्लेंस्ड टाइटली। और साथ में दोनों आर्म्स जो है और लेग जो है एक्सटेंड हो रहा है। ये देखिए, ये राइट आर्म से बच्चों, ये लेफ्ट आर्म से बच्चों, ये दोनों पेशेंट के लेग है, आप देख सकते हो एग्जैक्टली ये दोनों एक्सटेंड है लाइक दैट। दिस इज द पोजीशन, और ये एक्सटेंडेड दिख रहा है, बॉडी रिजिड है, बॉडी रिजिड है। ड्यूरेशन 10 to 20 सेकेंड तक होता है बच्चों, 10 से 20 सेकेंड तक। टॉनिक और क्लॉनिक में डिफरेंस बता रहा हूं। टॉनिक में पेशेंट का बॉडी का मसल स्टिफ हो जाता है, बॉडी का मसल स्टिफ हो जाता है, जॉ जो है क्लेंच हो जाता है, जबड़ा, आर्म्स और लेग एक्सटेंडेड हो जाता है, और ये 10 से 20 सेकंड तक प्रेजेंट होता है। 10 से 20 सेकंड तक ये कंडीशन फाइंड आउट होता है, दैट इज अ टॉनिक। टॉनिक और क्लॉनिक दोनों जो है जनरलाइज सीजर के, मैंने कहा था कि ये एग्जांपल है। और क्लॉनिक के बारे में बात करूं तो क्लॉनिक में मैंने कहा बॉडी ट्विस्ट होगा, वहां रिजिड था, बॉडी ट्विस्ट होगा और रिदमिक मूवमेंट होगा लाइक दैट, रिदमिक मूवमेंट होगा, दैट इज अ वे। क्लाइंट में बिट लिप्स, bite lips or we can say tongue, पेशेंट अपने
लिप्स को, टंग्स को बाइट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं की जर्किंग मूवमेंट्स होते हैं। एक्सेसिव सलाइवा पेशेंट के माउथ से निकलेगा। चेस्ट यूजुअली इनकंटिनेंट होता है, यूरिन क्लाइंट जो है वो इनकॉन्टिनेंट होता है, यूरिन और फीसेस को पास कर सकता है। ये 20 से 30 सेकंड तक प्रेजेंट होता है। दोनों में डिफरेंस है, टॉनिक में बॉडी रिजिड होता है, क्लोनिक में बॉडी में जर्की मूवमेंट्स आते हैं। और पेशेंट इस तरीके, जिसमें स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते हैं कि कौन से फेज में पेशेंट जो है टंग बाइट करता है। क्लाइंट में बाइट लिप्स और टंग दैट्स इन अ क्लोनिक फेज। इट्स ओवर एवरीवन, ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। इट इज essential that nurse have each piece of equipment at the bedside of the client on ventilator। यदि पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर पे, और वेंटिलेटर वाले पेशेंट के लिए ऑलवेज जो है हम पेशेंट के बेड साइड जो है वो कौन सा इक्विपमेंट जो है वो तैयार रखेंगे। पेशेंट ऑलरेडी वेंटिलेटर पे, पेशेंट इज ऑन वेंटिलेटर, और वेंटिलेटर वाले पेशेंट को जब किस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ सकती है उसको हमेशा बेड साइड रखना। जैसे मैं एक एग्जांपल पुट कर रहा हूं, यदि पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया है, आपको बताता हूं, या पेशेंट को टिटनी है, तो हम ट्रैकियोस्टोमी को बेड साइड रखते हैं बच्चों। ट्रैकियोस्टोमी सेट जो है ये हमेशा पेशेंट के बेड साइड रहता है, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है, स्पाज्म होगा, और जब स्पाज्म होगा तो एयरवे ब्लॉक होगा, तो एयरवे जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, और टेम्पररी एयरवे को इमीडिएटली ओपन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, ट्रैकियोस्टोमी का यूज करना चाहिए। ये आपको समझना है, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये आपको समझना है कि पेशेंट जैसे हाइपोकैल्सीमिया कैन कॉज टिटनी कैन कॉज स्पाज्म कैन कॉज एयरवे ब्लॉक, और साथ में मैंने लिखा ट्रैकियोस्टोमी, उसके लिए हमें तैयार रखना होगा बच्चों। ट्रैकियोस्टोमी जो है वो हमें उसके लिए प्रिपेयर रखना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यहाँ पर पेशेंट जो है इट इज ऑन वेंटिलेटर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। क्या पेशेंट के लिए कार्डियक मॉनिटर जो है वो बेड साइड रखना है? क्या पेशेंट के लिए जो है इंट्रावीनस कंट्रोलर जो है वो बेड साइड रखना है? क्या पेशेंट के लिए मैनुअल रिससिटेटर जो है वो बेड साइड रखना है? और क्या पेशेंट को ऑक्सीजन बाय नेजल कैनुला बेड साइड रखना है? इन 4 ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर पुट करना है। मैंने 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं कि कौन सा इक्विपमेंट शुड नीड टू बी अवेलेबल bedside of the patient when the patient is on ventilator। वेंटिलेटर जो है ये पेशेंट को आर्टिफिशियली रेस्पिरेटरी प्रोसेस को रेगुलेट करने में मदद करता है। अब यू कैन पुट द राइट आंसर एवरीवन, 4 ऑप्शन है, सी आप लिख रहे हैं, क्या बात है, सुपर पार्टिसिपेशन दैट आई एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एवरीवन, ग्रेट। अब यहां पर कुछ बच्चे एम्बू बैग लिख रहे हैं, तो मैं आपको एम्बू बैग वाले बच्चों को कह देता हूं कि वो मैनुअल रिससिटेटर ही होता है। मैंने लिखा है दिस इज द एम्बू बैग वर्क एज ए मैनुअल रिससिटेटर। देखिए, ए मतलब आर्टिफिशियल, ए मतलब होता है आर्टिफिशियल, एम का मतलब होता है आर्टिफिशियल मैनुअल, बी से दैट इज अ ब्रीथिंग, और यू से दैट इज अ यूनिट, दैट इज अ एम्बू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो एग्जैक्टली मैनुअल रिससिटेटर वर्ड यूज किया, आप लोग एम्बू का सोच रहे थे, और कंपटीशन इसी को कहते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो राइट आंसर में ना मिले, कोई और नाम से प्रोनाउंस हो सकता है। तो डेफिनेटली पेशेंट वेंटिलेटर है, तो वेंटिलेटर के बाद पेशेंट का सडनली कोई हैपनिंग होता है, तो हमें मैनुअली उस पेशेंट को सर्वाइव करवाने के लिए एम्बू बैग का यूज करना होता है। ऑक्सीजन बाय नेजल कैनुला, कार्डियक मॉनिटर और इंट्रावेनस कंट्रोलर, ये पेशेंट के लिए वो इक्विपमेंट नहीं है जो ऑलवेज शुड नीड टू बी रेडी फॉर द बेड साइड। इट्स ओके माय डियर। एम्बू वाला जो क्वेश्चन था इन्होंने मैनुअल रिससिटेटर के नाम से पूछा है, और बच्चे जो है वो कहीं के ये सोच रहे थे कि एम्बू बैग आंसर होगा। इट्स ओके, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A client has returned to the surgical unit
after laryngectomy, when suctioning the tracheostomy, the nurse should not allow the suction pressure to exceed which level. जैसे ये एमसीक्यू जो है ना, रियली बहुत अच्छा एमसीक्यू है. इनको जो पूछना था उन्होंने आधी लाइन में पूछ लिया, बट आपके माइंड को डाइवर्ट करने की इन्होंने पूरी कोशिश की है. इन्होंने क्या लिखा है कि पेशेंट है रिटर्न टू सर्जिकल यूनिट. उस सर्जिकल यूनिट में रिटर्न हुआ है लैरिंजेक्टमी के बाद. लैरिंजेक्टमी, रिमूवल ऑफ लैरिंग्स, ये आपको सिर्फ डराने के लिए, रिमूवल ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स को रिमूव करने के लिए. व्हेन सक्शनिंग, जब सक्शन किया जा रहा है ट्रैकेस्टोमी के द्वारा, नर्स शुड नॉट अलाउ द सक्शन प्रेशर टू एक्सीड. तो कम से कम कितना सक्शन प्रेशर अलाउ करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं. यहां एक मजे की बात आपको बताऊं बच्चों, इन्होंने कोई एज ग्रुप नहीं लिखा, और जब कोई एज ग्रुप नहीं लिखा होता तो आपको सीधा आंसर अडल्ट का सोचना है. किसका सोचना? अडल्ट का. जहां चिल्ड्रन का, इन्फेंट का पूछना है तो ये मेंशन करेंगे, और जहां इन्होंने कोई एज ग्रुप मेंशन नहीं किया, दैट मींस दे आर आस्किंग अबाउट अडल्ट, तो ये अडल्ट के बारे में पूछेंगे. मैंने जैसे लिखा है कि 120 mm ऑफ HG, 145 mm ऑफ HG, 160 mm ऑफ HG, 185, मतलब नॉट एक्सीड. इन्होंने ये पूछा है कि कितने प्रेशर से ज्यादा नहीं जाना है, नॉट एक्सीड, कितना कम से कम जो प्रेशर है उससे ज्यादा हमें पुट नहीं करना है. बड़ा मजेदार एमसीक्यू पूछा है बच्चों. तो क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करें आप कि आपका सही आंसर क्या है. ए बी सी डी, बिल्कुल ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं इस पे भी सही आंसर की तरफ भाग रहे हैं. क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना बच्चों. आप जो है बहुत सही आंसर दे रहे हैं. शुक्रिया राजू. ए बी सी और डी 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए. बच्चे कह रहे कि सर 120, क्या बात है, क्या बात है. ग्रेट, कीप इट अप, कीप इट अप. ये कारवा जो है लगातार चलता रहना चाहिए. जब आपका 100% सही आंसर मिला है तो आप खुश होना चाहिए बच्चों. तो दैट इज योर राइट आंसर, 120. एक चीज मैं और यहां पर क्लियर करना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा. नॉर्मल जो प्रेशर की मैं बात करूं, मैंने यहाँ नॉर्मल प्रेशर मेंशन किया है. देखिए बच्चों, एग्जाम वाले बहुत बदमाशी करते हैं. क्या बदमाशी करते हैं? यूनिवर्सल जो एमसीक्यू है ना, ये यूनिवर्सल एमसीक्यू आपसे पूछेंगे, कई बार पूछने वाला वही एमसीक्यू, बट यहाँ पर दो है. एक वॉल आउटलेट का मैं पूछ रहा हूँ, एक पोर्टेबल यूनिट पूछ रहा हूँ. पोर्टेबल का मतलब होता है मूवेबल. पोर्टेबल का मतलब होता है मूवेबल, मतलब वो सक्शन मशीन जो है एक जगह से दूसरी जगह बेड टू बेड मूव कर सकते हैं, एक बेड से दूसरे बेड तक मूव कर सकते हो, उसका प्रेशर कम होगा. देन वॉल यूनिट जो है, आपने देखा होगा येलो कलर का जो है, येलो कलर का फिटिंग जो है आपने बेड टू बेड देखा होगा, वो सक्शन का वॉल यूनिट है. वो सक्शन का वॉल यूनिट है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. वॉल यूनिट का प्रेशर अलग होगा, पोर्टेबल का प्रेशर अलग होगा. वॉल यूनिट का प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस जो होती है ना, वो आउटसाइड द हॉस्पिटल होता है. पोर्टेबल का उसी डिवाइस के साथ अटैच होता है. तो ये क्वेश्चन यूनिवर्सल है, और यहाँ लिख रहा हूं नॉर्सेट, यहाँ लिख रहा हूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर नॉर्सेट 2023. नॉर्सेट 2023 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है. आई क्लियरली मेंशन अडल्ट 100 to 120 mm ऑफ बीजी, पोर्टेबल में 10 से 15 ही है बच्चों. बट कभी कभी पर्टिकुलर एज ग्रुप का पूछते हैं कि चिल्ड्रन का कितना हो, तो 95 to 100, और 5 to 10 जो है पोर्टेबल. इन्फेंट का 50 to 95, और 2 to 5 जो है दैट वी कैन से पोर्टेबल. बट अडल्ट जो है बहुत कॉमन पूछा जाने वाला है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग पूछते हैं. एक और मजे की बात, कभी कभी आपको सक्शन ड्यूरेशन पूछते हैं, कभी कभी आपको सक्शन जो है वो ड्यूरेशन पूछा जाता है. सक्शन ड्यूरेशन में क्या पूछेंगे कि पेशेंट का जो है नेजो फेरेंजियल सक्शन, तो आपको लिखना है 10 सेकेंड. आपको आंसर लिखना 10 सेकेंड. फिर आपसे पूछेंगे ओरो फेरेंजियल सक्शन, आपको लिखना है 10 सेकेंड. फिर आपसे पूछेंगे ट्रैकियोस्टोमी सक्शन, ट्रैकियोस्टोमी जो है वो सक्शन पूछे तो आपको लिखना 10 सेकेंड. आपसे पूछेंगे एंडोट्रैकियल सक्शनिंग, एंडोट्रैकियल साइट जो है, तो आपको लिखना है 10 to 15 सेकेंड. ये आपको याद रखना है, और यही है नॉर्सेट का एमसीक्यू, यही नॉर्सेट ने पूछा है. 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन है.
ईटी जब वर्ड आता है एंडोट्रेकियल वर्ड कहीं पर भी आता है, एंडोट्रेकियल का सक्शनिंग ड्यूरेशन 10 to 15 सेकंड याद रखना। बाकी तीनों जो सक्शन है 10 10 10 नॉट मोर देन 10 सेकंड, नॉट मोर देन 10 सेकंड। ये डिफरेंशिएशन याद रखना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आपको एंडोट्रेकियल मेंशन करे तो 10 to 15 लिखना, 10 to 15 लिखना। बाकी तीनों ड्यूरेशन जो है 10 सेकंड, तीनों ड्यूरेशन जो है वो 10 सेकंड आपको मेंशन करना। ओके फाइन, नेक्स्ट बच्चों, ऑफर स्टिल कंटिन्यू है, ऑफर स्टिल कंटिन्यू फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। हियर यू कैन सी अभी भी आपका नॉर्सेट का रिकॉर्डेड बैच 5999 में है, सेकंड लाइट 7999 में है, बुकलेट 2777 में है, राजस्थान CHO का कोर्स 2990 में बच्चों। इस कोर्स को बाय करने का सिंपल तरीका 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करें, या फिर JNC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करके आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं बच्चों। अगला एमसीक्यू क्या पूछना चाहता आपसे, क्वेश्चन कह रहा कि द नर्स हैज गिवन इंस्ट्रक्शन ऑन द पर्स लिप ब्रीथिंग to a client with the emphysema, which statement by the client would indicate effective teaching? पेशेंट का कौन सा स्टेटमेंट है वो आपको बता रहा है कि जो आपने टीच किया पेशेंट को वो इफेक्टिव है, वो इफेक्टिव है। एमसीक्यू को समझना, क्वेश्चन को समझना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। नर्स हैज गिवन इंस्ट्रक्शन ऑन अ पर्स लिप ब्रीथिंग to a client with the emphysema, which statement by the client would indicate effective teaching? इफेक्टिव टीचिंग। अब आपके सामने मैं ऑप्शन पुट कर रहा हूं, आप अपना माइंडसेट बनाइएगा। मैंने लिख दिया कि आई शुड इनहेल थ्रू द माउथ, बी में लिखा है कि आई शुड टाइटन माय एब्डोमिनल मसल व्हेन इनहेलेशन, देन आई शुड कॉन्ट्रैक्ट माय एब्डोमेन मसल इन इनहेलेशन, एंड बच्चों आई शुड मेक इनहेलेशन ट्वाइस एज लॉन्ग एक्सहेलेशन। आप जो सोच रहे हो आंसर नहीं है, आप जो सोच रहे हो आंसर नहीं है, क्योंकि हम नॉर्सेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं बच्चों। इट्स ओके, नॉट आउट। अब आप आंसर पुट करिएगा। मैंने बात की पर्स लिप ब्रीथिंग बच्चों, फर्स्ट लिप ब्रीथिंग, इसकी मैं बात कर रहा हूं बच्चों। अब आप आंसर दे लीजिएगा, फिर मैं डिस्कस करता हूं डिटेल में। अकॉर्डिंग टू यू व्हिच इज द करेक्ट आंसर? ए लॉक कर दिया जाए। हाँ राजू, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, बट आप आंसर भी तो दो ना बेटा। अच्छा पढ़ाया सर ने तो याद भी होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। आई शुड इनहेल थ्रू द माउथ। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, क्विक आंसर। एमसीक्यू पढ़ करके आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि जो आप लिख रहे हो वो आंसर नहीं है। ए गलत आंसर है, ए रॉन्ग आंसर है। शुभम ग्रेट, ग्रेट कॉपरेशन, ग्रेट पार्टिसिपेशन। ए जो लिख रहे हैं वो गलत है। ए जो लिख रहे हैं वो गलत है। आंसर बदलिएगा, आंसर बदलिएगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देखिए आपका आंसर बदला है, आई विल डिस्कस इन डिटेल। आपने आंसर अभी बदला और सी लिखा है, सी लिखा है। दैट्स अ प्रॉपर टेक्निक। एक्चुअली क्या होता है, ये एक पर्सन है, ध्यान से देखना, ये उसका नोज है, ये माउथ। यहां पर क्या होगा, इनहेलेशन, इनहेलेशन बाय नोज, exhalation by mouth, exhalation by mouth, that is a pursed lip। सांस लेना जो है वो नोज के थ्रू, that is a pursed lip breathing।
और इसका मेन पर्पज है बच्चों एक्सक्रीशन, इसका मेन पर्पज है एक्सक्रीशन ऑफ CO2, CO2 को बाहर निकालना, और इसका उपयोग करते हैं सीओपीडी में। किसमें करते हैं बच्चों? सीओपीडी वाले पेशेंट में इसका यूज करते हैं। इनहेलेशन थ्रू द नोज, यू नो कपाल भाती ऐसे करते हैं। दिस इज द कपाल भाती बाय द नोज। जैसे अब देखिए, सांस जब आप नाक के द्वारा ले रहे हो, माउथ के द्वारा छोड़ रहे हो, तो क्या होगा? आई शुड कॉन्ट्रैक्ट माई एब्डोमन मसल व्हेन एक्सलेशन। आप फटाफट करिएगा, आप फटाफट करिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। जैसे ही आप सांस अंदर लोगे, अब माउथ से सांस को छोड़िएगा, माउथ से सांस को छोड़िएगा, एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यू कैन ट्राई राइट नाउ एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, यू कैन ट्राई। मतलब आई शुड कॉन्ट्रैक्ट माय एब्डोमिनल मसल विथ एक्सलेशन। जैसे ही सांस को छोड़ेंगे तो एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये पेट कम करने की एक्सरसाइज भी होती है, ऐसे लाइक that you understand everyone? आया समझ में? एमसीक्यू समझ में आया भी आपको जब आपने पूरी एक्सरसाइज भी कर ली? जैसी सांस लोगे नाक से तो चेस्ट एक्सपांड होगा, जैसी सांस को छोड़ेगे माउथ से तो एब्डोमेन अंदर जाएगा, एब्डोमेन अंदर जाएगा। शुक्रिया, प्रैक्टिकल करके देख लिया। तो ये एमसीक्यू ऐसे ही पूछा था। कभी कभी आपको पर्पस पूछेंगे, कभी कभी आपको पर्पस पूछेंगे कि पर्स लीव ब्रीथिंग क्यों कंडक्ट करते हैं, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि CO2 को एक्सक्रीट करने के लिए। CO2 किस में एक्सक्रीट करते हैं? पेशेंट को सीओपीडी है, पेशेंट को सीओपीडी। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ बिल्कुल शशि यादव, शुक्रिया शशि। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी। अगला एमसीक्यू कहते हैं क्लाइंट इज रिसीविंग थियोडर, क्लाइंट रिसीविंग थियोडर। The nurse monitor the theophylline blood level and assist that the level is within therapeutic range when it is at level। कौन सा जो लेवल है, कौन सा लेवल है जो थेराप्यूटिक लेवल में कंसीडर करते हैं? हाँ बच्चों, योगा किया करो सुबह सुबह, बड़ा खूबसूरत होता है। छत पे सुबह बैठ करके कपाल भाती, अलोम विलोम, है ना, बहुत फायदा करता है बच्चों। तो द क्लाइंट रिसीव करा थियोडर, नर्स मॉनिटर द थियोफाइलिन ब्लड लेवल एंड असिस्ट दैट द लेवल इज विद इन द थेराप्यूटिक रेंज। कौन सा लेवल है जिसको हम कह सकते हैं थेराप्यूटिक रेंज में? पेशेंट का जो लेवल यदि 5 वी कैन से माइक्रोग्राम ml, देन 8, देन 15, देन 25, विच इज द करेक्ट वन। कि थियोडर जो है ये थियोफाइलिनी है, ये जो है ये थियोफाइलिनी है। थियोफाइलिन ड्रग कोई कहते हैं, और सबको पता है ये ब्रोंकोडायलेटर ड्रग के रूप में काम करता है। ब्रोंकोडायलेटर जो है इस ड्रग के रूप में काम करता है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो कौन सा जो लेवल है वो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रेंज ऑफ थियोफाइलिन लेवल इन ब्लड, उसको हम थियोफाइलिन का नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल कंसीडर करते हैं। आपने डिगॉक्सिन पढ़ा होगा, आपने लिथियम पढ़ा होगा, आपने डिगॉक्सिन पढ़ा होगा, लिथियम पढ़ा होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, शुक्रिया अर्चना, थैंक यू सो मच। पूरा ध्यान रखते हो बच्चों, सर क्या क्या कर रहे हैं ना। सी आपका आंसर आ रहा है 15 माइक्रोग्राम पर ml। आपके अकॉर्डिंग जो है जो नॉर्मल लेवल ऑफ थियोफाइलिन जो है या थेराप्यूटिक लेवल ऑफ, क्या बात है, 10 to 20, बिल्कुल बढ़िया। 15 आपका आंसर था। नॉर्मली जो हम कंसीडर करते हैं दैट वी कैन से 10 to 20, दिस इज योर नॉर्मल थियोफाइलिन लेवल इन योर ब्लड। इसको कह सकते हैं थेराप्यूटिक लेवल। थेराप्यूटिक वर्ड जहां पर भी आता है तो समझ जाना ये ब्लड का नॉर्मल लेवल, ब्लड में नॉर्मल लेवल है, दैट इज योर थेराप्यूटिक लेवल। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, क्योंकि 10 to 20 यदि आपको याद है 15 माइक्रोग्राम आपको डेफिनेटली कंसीडर करना है, दैट विल बी इनटू द नॉर्मल रेंज। ये जो है नॉर्मल रेंज के अंदर आएगा बदमाश बच्चों। ओके फाइन। अब एक मजेदार एमसीक्यू पूछ, स्पेशली ऑफलाइन के बच्चे यदि इस क्लास को वॉच कर रहे होंगे, मैंने कल ही ऑफलाइन के बच्चों को ECG स्टार्ट किया था।
और एक ईसीजी का एमसीक्यू मैं आपसे पूछ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि 100% सही होगा, 100% सही होगा। यहां पर एक वीडियो डिस्प्ले होगा, एक वीडियो डिस्प्ले हो रहा, ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा और आपको पता लगाना कि ईसीजी क्या है, फटाफट पता लगेगा। फटाफट फाइंड आउट करिएगा इस ईसीजी को देख करके। मैं ऑप्शन भी पुट करने वाला हूं, मैं ऑप्शन भी पुट करने वाला, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। वीडियो आप देख चुके हैं, आंसर पुट करूं? मैं आंसर पुट करता हूं। लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन, लाइक एट्रियल फ्लटर, लाइक नॉर्मल साइनस रिदम, लाइक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब मुझे आप आंसर पुट करिएगा, इस ईसीजी को देख करके आप बताएं। शुक्रिया। इस ईसीजी को देख करके आप मुझे बताएं कि ये कौन सा रिदम आपको इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। फटाफट आंसर दीजिएगा, देन आई विल डिस्कस इन डिटेल। आशीष, सोनम, शुभम, शशि, क्या बात है, इसका मतलब आपने ईसीजी बहुत अच्छे से पढ़ी है। ग्रेट आंसर, एब्सोल्युटली राइट आंसर, नॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट, नॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट, बिल्कुल। लाइक यू कैन सी हियर, दिस इज योर नॉर्मल रिदम, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, और क्लियरली यहां पर आपको इंडिकेट हो रहा है, दिस इज योर पी क्यू आर एस टी, अगेन पी क्यू आर एस टी, बिकॉज एट्रियल फ्लटर जो है ना, इसमें पी वेव जो है वो नॉट एब्जॉर्बल होता है, नॉट ऑब्जर्वेबल होता है बच्चों, नॉट ऑब्जर्वेबल होता है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और वही एट्रियल फिब्रिलेशन में अब्सेंट होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में आप देखोगे ना तो पी वेव वहां पर अब्सेंट होगा, पी वेव यहाँ पर अब्सेंट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये मैंने कल ही आपको क्लास में बताया था, यदि आपने राजू, बिल्कुल ये मैंने कल ही आपको क्लास में बताया था। मैंने कहा था यदि एट्रियल फिब्रिलेशन यदि होता है तो एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर पी वेव अब्सेंट होगा, फ्लैटर में पी वेव नॉट एब्जॉर्बल होगा, नॉट एब्जॉर्बल होगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। और आपने इस ईसीजी को देख करके बिल्कुल सही आंसर पुट किया, मतलब आधे डॉक्टर को बन गए, बाकी बच्चों को जो है आज बच्ची खुची जो फीलिंग है आज कंप्लीटली डेवलप कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, रेशमा, अर्चना, शुक्रिया ऋषि, थैंक यू, कुमकुम उपाध्याय, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते बच्चों, क्या पूछ रहा है? A client diagnosed with the emphysema is going to the clinic for assistance with the smoking cessation. सिगरेट छुड़ाने की बात कर रहे हैं, सिगरेट छुड़ाने के लिए गए हॉस्पिटल, और आज आपको बताऊंगा बच्चों सिगरेट छोड़ने की मेडिसिन कौन सी है वो भी आपको बताऊंगा। ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद द एम्फाइसीमा इज गोइंग टू बी क्लिनिक फॉर असिस्टेंस विथ स्मोकिंग सिजेशन। सिजेशन का मतलब होता है स्टॉप, बंद करना। विच ड्रग वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू बी इंक्लूड इन द ट्रीटमेंट प्लान? कौन सी ड्रग जो है डॉक्टर लिखेगा, जो ड्रग लेने से स्मोकिंग करने की इच्छा कम हो जाती है, स्मोकिंग छूट जाती है, वो कौन सी ड्रग बच्चे, कौन सी ड्रग? क्वेश्चन यही कह रहा था, क्लाइंट डायग्नोस विद एम्फाइसीमा। आपको पता बच्चों एम्फाइसीमा को हम लोग पिंक पफर कहते हैं, एम्फाइसीमा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पिंक पफर के नाम से जानते हैं, दिस इज एम्फाइसीमा। और मैंने साथ में लिखा कि द क्लिनिक असिस्टेंट विद स्मोकिंग सजेशन। क्यों गए? सिगरेट को बंद करने के लिए हॉस्पिटल या क्लिनिक गए, तो कौन सी ड्रग जो है वो एक्सपेक्टेड है कि उस पेशेंट के ट्रीटमेंट में होगी, पेशेंट के ट्रीटमेंट होगी। मैंने ऑप्शन ए लिखा है, दैट इज अ बुप्रोपियम एसआर, जाइबन के नाम से आता है ये, जाइबन के नाम। थैंक यू करिश्मा, शुक्रिया करिश्मा। देन मेटोप्रोट्रियोनॉल जिसको हम अल्लूपेंट कहते हैं, या बच्चों ऑक्सीट्रोपियम जिसको हम लोग ऑक्सीवेंट कहते हैं, या एल्प्राजोलम जिसको हम जेनेक्स कहते हैं, जेनेक्स। कोई आंसर पुट करिएगा बच्चों। सिगरेट छुड़ाने की बात करें, पेशेंट को एम्फाइसीमा है, पिंक पफर है और स्मोकिंग सिजेशन के लिए हम क्लिनिक गए हैं,
तो एक्सपेक्टेड ड्रग कौन सी उस ट्रीटमेंट में होगा, एक्सपेक्टेड ड्रग कौन सा उसके ट्रीटमेंट होगा, क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना। बुप्रोपियम लिखा हुआ है, ऑक्सीट्रोपियम लिखा हुआ है, मेट्रोप्रोटियोनॉल लिखा हुआ है, एल्प्राजोलम लिखा हुआ बच्चों। विच इज द करेक्ट वन, विच इज द करेक्ट वन? फटाफट आंसर पुट करिएगा, फटाफट आंसर पुट करिएगा। आपका आंसर जो ए आ रहा है उसको मैं गलत आंसर मान रहा हूं, ए को रॉन्ग आंसर कंसीडर कर रहा हूं। दैट ड्रग वी कैन से ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकोडायलेटर ड्रग है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। दिस इज द ब्रोंकोडायलेटर टू डायलेट ब्रोंकस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो ये तो आपकी ड्रग्स बाहर हो गई। अब आपके पास तीन ऑप्शन है, ए नहीं है राइट। इट्स ओके, इफ यू डोंट हैव आइडिया वी विल डिस्कस विथ यू, यू गेट आइडिया, है ना? आइडिया यदि नहीं है तो डेफिनेटली आपको आइडिया मिल जाएगा। दूसरा, इट्स ओके, फाइन फाइन, नहीं पता है तो गलत आंसर ना लिखे। मैं आपका बी ए आंसर जो है एब्सोल्युटली, आई एम एब्सोल्युटली सॉरी। यहाँ बुप्रोपियम और वी कैन से ऑक्सीट्रोपियम जो है दोनों अलग अलग ड्रग है। ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। यहाँ पर ए आपका जो था, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों। ए और बी और सी की मैं बात करूं तो थोड़ा यहाँ पर वेरियो एमएस क्वेश्चन को क्लियर करता हूं, इस एमसीक्यू को क्लियर करता हूं बच्चों। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इट्स ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये थोड़ा सा मिस हो गया। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं। आपका ए राइट है, सॉरी ए राइट है। ए जिसने लिखा है उसका आंसर जो है यहां पर करेक्ट होगा बच्चों, क्योंकि मेट्रोप्रिटोनियल जिसको मैंने एलुपेंट्स कहता है और ऑक्सीट्रोपियम जो मैंने कहा है, ये जो दोनों ड्रग्स है ये ब्रोंकोडायलेटर, सॉरी ये जो है ये ब्रोंकोडायलेटर है। और एल्प्राजोलम जो है ये हम कह सकते हैं दैट वर्क एज ए डाइजीपाम, जो डाइजीपाम या सिडेटिव का काम करती है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। मैंने ऑप्शन ये भी लिखा है, एक और ड्रग का नाम लिखा है, दैट इज वेलबट्रिन, क्योंकि बुप्रोपियम जो है जाइबन, ये कॉमनली हम यूज करते हैं। ए आपका जो है करेक्ट होगा, जिन्होंने ए लिखा है वो आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। थोड़ा सा जज करने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट ए आपका करेक्ट है। बी और सी जो मैंने दोनों पुट किया है ये आपकी ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स है। और एल्पाजोरम जो है दैट वी कैन कंसीडर सेडेटिव। और हमने देखा होगा ये दैट वी कैन से फॉर स्लीपिंग पर्पस और फॉर टेकिंग डीप स्लीपिंग हम लोग एल्प्राजोलम जो है एल्पेक्स के नाम से अलग अलग ड्रग को यूज करते हैं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। इट्स ओके माय डियर, कभी कभी हो जाता है ऐसा, ह्यूमन बीइंग है, इंसान से गलतियां हो जाती है। बट मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन जो है हमेशा आपके लिए सही आप याद करें, गलत ना करें। और एग्जैक्टली जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a pneumonectomy is performed on a client with lung cancer. Which of the following would not be the expected prescription? इन्होंने क्या कहा है, would not be, मतलब वो आंसर जो है वो एक्सपेक्टेड आंसर नहीं है। जो चार ऑप्शन आपके होंगे, तीन जो है वो एक्सपेक्टेड है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एक जो है एक्सपेक्टेड आंसर नहीं है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो ए न्यूमोनेक्टमी इज परफॉर्म ऑन ए क्लाइंट विद लंग कैंसर। देखिए मैं हमेशा जिक्र करता हूं, ये है आपका लंग्स, राइट लंग्स, ये है आपका लेफ्ट लंग्स। आपको पता है राइट लंग्स में 3 लोब होता है, लेफ्ट में 2 होता है। न्यूमोनेक्टमी जो है, एक होता है न्यूमोनेक्टमी, एक होता है लोबक्टमी, एक होता है बाइलोबक्टमी। ये 3 टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। मजे की बात देखिएगा, लोबक्टमी का मतलब होता है सिंगल लॉब को रिमूव करना। लोबक्टमी का मतलब होता है सिंगल लॉब रिमूव करना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर।
बाइलोबेक्टोमी का मतलब होता है दो लॉब्स को रिमूव करना। बाइलोबेक्टोमी का मतलब होता है दो लॉब्स को रिमूव करना। और न्यूमोनेक्टोमी का मतलब होता है एंटायर लंग्स को रिमूव करना। एंटायर लंग्स मतलब पूरे लंग्स को निकाल लेना, वो न्यूमोनेक्टोमी के लिए। पहले डिफरेंशिएशन समझना, डिफरेंशिएशन समझना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एक लॉब को निकालना है तो लोबेक्टोमी, दो लॉब को निकालना है तो बाइलोबेक्टोमी, पूरे लंग्स को निकालना है तो न्यूमोनेक्टोमी। तो न्यूमोनेक्टोमी हमने यहां पर न्यूमोनेक्टोमी किया, मतलब पूरे लंग्स को रिमूव किया है, एंटायर लंग्स को रिमूव किया है। अब आपके सामने कौन सा चारों में से वो फर्दर स्टेट सॉरी प्रिस्क्रिप्शन जो है एक्सपेक्टेड नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ऑप्शन ए क्लोज चेस्ट ड्रेनेज, थैंक यू शुभम। ऑप्शन बी पेन कंट्रोल मेजर। ऑप्शन सी सप्लीमेंट ऑक्सीजन। ऑप्शन डी कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। वुड नॉट बी, समझना बच्चों, वुड नॉट बी लिखा हुआ है। जो हम चारों में से जो फर्दर प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट के लिए जरूरी नहीं है, वुड नॉट बी पूछा बच्चों। सोच के आंसर लिखिएगा, सोच के आंसर लिखिएगा, कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट होगा। अर्चना एक लंग्स है ना बेटा, एक लंग्स में हुआ, एक लंग्स है अभी, एक लंग से पेशेंट सर्वाइव कर सकता है। पेशेंट एक किडनी से सर्वाइव कर सकता है, एक लंग से सर्वाइव कर सकता है। डी नहीं है बच्चों, डी गलत है। आप कैसे भूल रहे हो? मैंने कहा ये दो लंग्स है और एक लंग्स को पूरा ही निकाल लिया, लंग्स को पूरा ही बाहर निकाल लिया। लंग्स को पूरा ही जब बाहर निकाल लिया तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर पेशेंट को क्लोज चेस्ट ड्रेनेज की जरूरत नहीं है, क्लोज चेस्ट ड्रेनेज की जरूरत नहीं है। क्लोज चेस्ट ड्रेनेज नॉट यूजुअली यूज बिकॉज इट इज हेल्पफुल फॉर द सीरस फ्लूइड टू accumulate in the space to prevent mediastinal shift। तो ये ऑलवेज यूजफुल नहीं है, क्लोज ड्रेनेज सिस्टम यहां ऑलवेज यूजफुल नहीं है। पेन कंट्रोल मेजर है, ये पेशेंट के लिए जरूरी है क्योंकि लंग्स को निकाला है। सप्लीमेंट ऑक्सीजन जो है ये भी पेशेंट की नीड है क्योंकि लंग्स को निकाला है। जो बचा हुआ लंग्स है उसके नॉर्मल फंक्शन को बनाए रखने के लिए ये भी पेशेंट का नीड है। बट क्लोज चेस्ट ड्रेनेज कैन नॉट प्रोवाइड, ऑलवेज नॉट प्रोवाइड, हर बार जो है वो नहीं प्रोवाइड करते बच्चों। ऑलवेज कैन नॉट प्रोवाइडिंग माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दिस इज द क्लोज ड्रेनेज सिस्टम जो है। मैं आपको यदि हिंट दूं, जैसे आप वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हो, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम जो है हम कंसिडर कर सकते हैं, एक क्लोज ड्रेनेज का एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं बच्चों। तो दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन, इट्स ओके। अब समझ में आ गया ना, पेन कंट्रोल करना जरूरी है, सप्लीमेंट ऑक्सीजन भी चाहिए, कफ और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी जरूरी है। बट यहाँ सीरियस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन नहीं है तो हम प्रोबेबिलिटी नहीं कि हम क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम पेशेंट को लगाएं। अब क्लियर हो गया सिकंदर खान, सिकंदर मेरा बच्चा, अब क्लियर हो गया ना? ओके फाइन। नेक्स्ट पेन ड्राइव की इंफॉर्मेशन बच्चों, डिजिटल क्रांति, ये आपकी सिर्फ ओनली आपके JINC जोधपुर के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जहां पर 9999 में 3 पेन ड्राइव आपको मिलते हैं बच्चों, 3 पेन ड्राइव आपको मिलते हैं। और खास बात है इसकी वैलिडिटी 1 ईयर का है। इंटरनेट की जरूरत नहीं है, इंटरनेट की जरूरत नहीं है। वो जगह स्पेशली मेरे जम्मू एंड कश्मीर के प्यारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वहां 2G है या इंटरनेट का इश्यू है, या बहुत दूर दराज के एरिया में रहने वाले बच्चे जिन्होंने सपना देखा है, वो इस कोर्स के थ्रू अपना सपना पूरा कर सकते हैं बच्चों। वो इस कोर्स के द्वारा अपना जो है ड्रीम पूरा कर सकते हैं। तरीका सिंपल, आपको 9636032691 पे आप अप्लाई कर सकते हो, फोन पे पेटीएम बच्चों। When planning the care for the client after posterior fossa, there is the infratentorial craniotomy, not supra, infratentorial craniotomy, which would be contraindicated, which would be contraindicated my loving future nursing officer। बहुत जबरदस्त MCQ है बच्चों, बहुत शानदार MCQ है कि जब आप प्लान कर रहे हो केयर क्लाइंट को, पोस्टीरियर जो फोसा है वहां इंफ्राटेंटोरियल क्रेनियोटोमी जो पेशेंट को कंडक्ट किया है, तो कौन सा जो है
विच वुड बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कौन सा इंटरवेंशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। आपको एमसीक्यू समझ में आया तो फिर मैं आगे चलूं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपको राइट आंसर के लिए कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट नहीं होगा, यू कैन पुट द राइट आंसर। मैंने ए में लिखा हुआ है कि कीपिंग द क्लाइंट हेड फ्लैट, पेशेंट का हेड जो है वो फ्लैट रखना है। बी में लिखा हुआ है एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड 30 डिग्री के एलिवेट करना है। सी में लिखा है लॉग रोलिंग एंड टर्निंग एज यूनिट, और डी में लिखा है कीपिंग द नेक इन ए न्यूट्रल पोजीशन। अब थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना बच्चों, कॉमन सेंस यूज करना। शुक्रिया साधना। मैंने इंफ्राटेंटोरियल क्रेनियोटोमी की बात की है, पोस्टीरियर फोसा और इंफ्राटेंटोरियल क्रेनियोटोमी के बाद में पेशेंट को हम चारों में से कौन सा जो इंटरवेंशन है वो अप्लाई करेंगे। देखिए सी जो है आप लिख रहे हो, सी गलत है। स्पेशली इसको जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है इंजरी में हम यूज करते हैं पोजीशन चेंज करने में यूज करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। बी आप लिख रहे हो तो बी भी गलत है, क्योंकि ये कैन कॉज इंक्रीज्ड आईसीपी। जब हम पेशेंट को यदि इंफ्राटेटोरियल क्रेनियोटोमी करेंगे और हेड को एलिवेट कर देंगे ना, तो आईसीपी बढ़ने के चांस होगा। और अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज अ बी। सॉरी दैट इज अ बी। आज कैसे गड़बड़ कैसे हो रहा है, इन्होंने क्या लिखा है, क्रेनियोटोमी विच वुड बी कॉन्ट्रा इंडिकेट, सॉरी कॉन्ट्रा इंडिकेट बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रा इंडिकेट की मैंने बात की भाई, एलिवेशन होगा तो मैंने कहा ना आईसीपी बढ़ेगा, तो बी जो है ये जो है राइट आंसर है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। बी जो है दैट वी कैन से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। लोग रोल एग्जैक्टली जो है इसको हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में यूज करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है यूज करते हैं। और यहाँ पर पेशेंट यदि हमने इंफ्राटेंटोरियल, यदि पेशेंट को इंफ्राटेंटोरियल क्रेनियोटोमी किया है तो हम यूज कर सकते हैं। मेन यूज का है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि लो रोलिंग में क्या होता है, पेशेंट के बॉडी को फ्लेक्स होने से प्रिवेंट करना, है। दूसरा एग्जैक्टली हेड को फ्लैट रखना चाहिए ताकि पेशेंट का आईसीपी ना बढ़े, नेक को न्यूट्रल पोजीशन में सब ठीक है, बट वुड बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पूछा ना, मतलब जो नहीं देते दैट एलिवेटेड द हेड ऑफ द बेड, बिल्कुल अवॉइड करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी तीनों वी कैन कंसीडर, तीनों का मेन पर्पस अलग है, बट यदि पेशेंट को इंफ्राटेंटोरियल क्रेनियोटोमी किया तो हम दे सकते हैं बच्चों। A client admitted with the possible paralytic ileum, possible की बात करें, possible paralytic ileum, which question during the nursing history is least helpful। ये दो चीजें आपको समझना है, दोनों से ही आंसर मिलेगा इस ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस डायग्नोसिस। देखिए एक्चुअली क्या पूछा जा रहा है, पैरालाइटिक इलियम पॉसिबल है, कंफर्म नहीं है, पॉसिबिलिटी है। साथ में कौन सा हिस्ट्री है पेशेंट का जो लीस्ट हेल्पफुल है, कौन सा इंफॉर्मेशन है जो लीस्ट हेल्पफुल है, मतलब उससे इतनी जानकारी हमें नहीं मिलेगी रिगार्डिंग द पैरालाइटिक इलियम। क्या टेल मी अबाउट योर पेन, आपका दर्द कैसा है, क्या इससे हमें मदद मिलेगी। व्हाट डज योर वॉमिट लुक लाइक, आपकी उल्टी जो है वॉमिट कैसा है। डिस्क्राइब योर यूजुअल डाइट, कैसी डाइट आप लेते हैं। या हैव यू नोटिस दैट इंक्रीज इन एब्डोमिनल साइज। वैसे देखा जाए ना ये चारों ही करेक्ट है, बट इसमें 300% फायदेमंद है, एक जो है वो लीस्ट है, ये मतलब लीस्ट का मतलब उससे ज्यादा पेशेंट को फायदा नहीं है, जिसको मैंने कहा लीस्ट हेल्पफुल। ये वर्ड आपको समझना बच्चों, लीस्ट हेल्पफुल माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब आप आंसर पुट करिएगा कौन सा करेक्ट होगा। पेशेंट को पॉसिबल पैरालाइटिक इलियम है, पॉसिबल श्योर नहीं है। और कौन से क्वेश्चन ड्यूरिंग जो हम पेशेंट के हिस्ट्री में करेंगे तो कौन सा क्वेश्चन जो होगा बहुत कम मददगार है, लीस्ट हेल्पफुल है बच्चों। शुक्रिया प्रीति, प्रिया मुनक्या, शुक्रिया बच्चा। अब आप आंसर पुट करें। जैसे आपका आंसर जो है बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखिए हमेशा दर्द के कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, कैरेक्टरिस्टिक जो पेन है, कैरेक्टरिस्टिक में क्या पूछते हैं, लोकेशन, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, ये तो जरूरी है। पेन किधर रेडिएट हो रहा है, पेन कैसा हो रहा है, ये तो फायदेमंद है।
देन वॉमिट जो है ये मदद करता है पेशेंट को डिफरेंशिएशन करने में ऑब्स्ट्रक्शन को। डाइट जो है ये फायदेमंद नहीं है, मतलब आपका सी करेक्ट है, सी आपका यूनिवर्सल एमसीक्यू का आंसर मिलता है। देन हैव यू नोटिस द इंक्रीज द एब्डोमिनल साइज टेंडरनेस, इसमें क्या पता चलेगा, टेंडरनेस का पता चलना जरूरी है, डिस्टेंशन का पता चलना जरूरी है, डिस्टेंशन का, क्योंकि डेफिनेटली पैरालिसिस होगा तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी बच्चों। तो आज के जो धमाकेदार सेशन था उसमें मैंने कोशिश की बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप तक पहुंचाने की। कल फिर मुलाकात करूंगा, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।